अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज मैं मौजूद हूँ हमारे दारुल हुकूमत में जनाब इस्लामाबाद और पीछे नेशनल इस्लामिया आपको नजर आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि आज मैं किसका इंटरव्यू करने आ रही हूँ। इतने सारे लोग हैं, सोचिए किसका करूँगी भाई, नहीं समझ रही। अच्छा मैं बताऊँ आपको, थोड़े थोड़े हिंट्स देती हूँ। बरजस्तगी उनके मिजाज के अंदर और शेर व शायरी में इंतहा से मेरा ख्याल है कि उनका वो शगफ रखते हैं इससे। और अभी हाल ही में एक नज्म जो मुकम्मल ही नहीं होके दे रही थी, स्पीकर साहब रोके जा रहे थे, कहे जा रहे थे अरे रुक जाइए, फिर वो कहते नहीं मैंने तो कहा नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, कह तो हबीब जालिब रहा है। हबीब जालिब ने कहा, तो हबीब साहब के कांधे पे रख के खूब बंदूकें उन्होंने चलाई। तो आप समझ होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, बहुत ही वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं जितना उनको जानती हूँ उसमें तो उनकी नरम मिजाजी मुझे ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों ने उनको कैमरे के उस तरफ से देखा है, पार्लियामेंट के अंदर देखा है, वजीर भी रह चुके हैं क्लाइमेट चेंज के। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी मैं बात कर रही हूँ मुशाहिदुल्लाह खान साहब की। आज हम उनसे मिलने जाएंगे, उनके घर और उनकी फैमिली से मिलेंगे जो उस वक्त हमें मिल सके, क्योंकि सुबह का वक्त है। तो देखते हैं कौन कौन अभी वहाँ भी मिलेगा, उनसे मिलेंगे और उसके बाद उनके साथ आज गपशप होगी मज़ेदार किस्म की। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से है? बिल्कुल खैरियत से। ये है इनकी वाइफ की तबीयत जरा सही नहीं है, वो नहीं आ पाई। इनकी बेटी है मलाहा, ये फरजान है, ये माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है इसने उसमें। छोटी बेटी? ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरे बड़े बेटे की मेरी बहू है हिरा, ये रानिया है, ये मलाहा है। जबरदस्त। और ये मेरा जो बेटा है बड़ा अफनान, अच्छा, वो इलेक्शन भी लड़ा अभी कराची 247 से। सही। और वो कराची ने मायूस तो कर दिया आपको फिर? नहीं, कराची ने वोट दिए थे, वो तो खैर अलग मामला है। जबरदस्ती अब ला के बैठाया गया, तो क्या करें, जब नतायज जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएं बगैर पोलिंग एजेंटों के गिनती हो, तो फिर ऐसे हम मतलब के जमहूरी लोग हैं, हमारे हाथों में बंदूक नहीं है, तो हमारे साथ इस तरह का सलूक अगर करेंगे तो फिर फैज साहब ने तो ये कहा था ना जी कि न गवाओ नावो के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया, और जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। कितनी दफा हमें मारेंगे, कितनी दफा हमें जेलों में डालेंगे, हमारी मरियम को जेल में डालेंगे, गुड़िया को, बहू को जेल में डालेंगे, तो अब बहुत हो गया। ये सारी बातें तो चलती रहेगी। मेरा ख्याल है पहले मुझे फैमिली से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए, कुछ राज व न्याज जानने चाहिए कि ये जितने जा रहा है अपनी सेनेट में, वो घर में भी वही चलता सिलसिला या नहीं चलता। आइए पूछते हैं ज़रा बहू से सबसे पहले, कितने जो है ना वो अशार बहू के तंज़ो मिज़ाज में चले जाते हैं, कैसे है ससुर? ये बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जैसे मेरे फादर की तरह है। अच्छा। और जारहाना तो नहीं है, बहुत लविंग और केयरिंग है। तो कभी कोई ऐसा हुआ जब शुरू शादी वादी में, शादी के बाद कभी खाना बनाए कुछ हुआ, कोई कमी बेशी होगी, तो अब्बू की तरफ से कोई शेर अच्छा सा आया और आपको समझ आ गया कि शेर के पीछे क्या छुपा हुआ है? शायरी तो बहुत सुनाते हैं। अच्छा जी, लेकिन नहीं ऐसा तो नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को किसी को वो नहीं आया शौक कि हमें भी सियासत में, आपके हस्बैंड को बेटी आपकी नन गई, आप में से किसी ने नहीं सोचा? आपने? नहीं, 2 लोग काफी है मेरा ख्याल है। 3 लोग। और ये मेरी एक बेटी भी एमएनए थी। जी मैं वही बता रही हूँ कि वो तीन लोग काफी है घर के, और एक, लेकिन हमें सबको सियासत का शौक है, हम फॉलो कर रहे होते हैं, डिस्कशन चल रही होती है घर में काफी चलती है। तो आप लोगों ने तो बड़े एंजॉय किया होगा पिछले दिनों सेनेट में जो हो रहा है। हाँ जी। आपसे जानना चाहूंगे एज फादर अपने अब्बा के लिए क्या कहेंगे आप? आप कह रही थी कि इमेज जो है कि गुस्सा करते होंगे, ऐसा घर में नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अब्बू की वो है ज़रूर कि हमें डर लगता है कि कुछ गलत काम नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्ती है सबकी, हमारे बच्चों की से हमारी, सबके हम लोग मतलब इंजॉय करते हैं। और शेर व शायरी भी अब्बू डाइनिंग टेबल पे खाने के बाद कॉमनली होता है कि वो सुनाते हैं। हाँ, खाने के बाद हम बैठे होते हैं तो बड़ा अच्छा है, और कोई ऐसा वो नहीं है, हम लोग के दोस्ती वाला है सारा। एक होता है ना अशार सुनाना, एक होता है सही वक्त पे और सही उसका इंतखाब करना। तो सर ये एक ऐसा कमाल है आपके पास कि बड़े मुश्किल से किसी के पास आता है।
कैसे इतनी मतलब याददाश्त एकदम से ठग करके आ जाती है चीज? हर चीज हर एक को नहीं देता। हाँ, किसी को कुछ दे देता है, किसी को कुछ दे देता है। हमें ये दे दिया उसने, और मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा बड़ी दौलत है ना? बिल्कुल, किताब से मोहब्बत जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने कभी अपने बच्चों में ट्रांसफर की, या आपको दिखता अपने बच्चों में दिखता है जिस तरह आपको किताब से मोहब्बत थी? नहीं, मेरे पूरे खानदान को, मेरी अम्मी अब्बा, उन्होंने जिस तरह से हमारी तरबियत की, जब मतलब हम 5 बहन भाई हैं, जब लोग मैट्रिक करके नौकरियां करते थे तो हम 5 बहन भाई मास्टर, इवन ख्वातीन भी हमारी 3 मास्टर्स मेरी बहनों ने किए, और फिर उन्हें पूरी आज़ादी दी गई। सीबी कॉलेज आपको पता है रावलपिंडी में, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे फैशनेबल कॉलेज था। जी। उसमें मेरी छोटी सिस्टर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुई, प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुई, और बुरखे में 4 लड़कियां बुरखे में जाती थी। इसी तरह बड़ी बहन भी मेरी, वो बहुत अच्छा, उसने मास्टर्स भी किए हुए हैं, दर्स भी देती है, मतलब कि दीनी तालीम भी है। उसके बाद अम्मी भी ऐसी था सिलसिला। मेरा बेटा जो है, फोन करके आपको नहीं दर्ज दिया कि बेटा बस कर दो, थोड़ा संभल जाओ? बहुत हो गया। माँ-बाप तो अपने बेटों को कहते रहते। मेरा बेटा जो बड़ा है उसने PhD किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बड़े अच्छे एक यूनिक सब्जेक्ट में। फिर यह है कि उसने मुताला भी जिस तरह से हमें हमारे माँ बाप ने अदर देन सिलेबस भी करवाया। अब मैं डिटेल बताऊं कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की दुनिया हमारे यहाँ आया करता था, आपको याद होगा। वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। इस्तराब पैदा होगा तो कुछ करेगा ना। तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, और तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराख के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। वाह 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 वाह। तो मतलब किताब की इतनी ज्यादा अहमियत है जो दुनिया में अब ये वाला शेर जब इकबाल का पढ़ती हूँ तो बिल्कुल मुझे ये इस तरह लगता है कि बहुत से लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, हाँ, लेकिन क्या वो आपको पढ़े लिखे लगते हैं? नहीं लगते। वो एक आपने सुना होगा ना कि जय्यद आलिम, मतलब एक तो आलिम जय्यद आलिम, एक होता है जाहिल, एक होता है जय्यद जाहिल। जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं उन्हें जय्यद जाहिल कहते हैं। तो आप लोग इसको तो बड़ा एंजॉय करते होंगे जब फैमिली में सब शादी वादी किसी की कहीं कुछ हो तो अब्बू तो मेरे ख्याल में महफिल की रौनक होते होंगे। हाँ, जब भी शादी में जाते हैं तो बस यही हो रहा होता है, हम पीछे हो जाते हैं और लोग आगे सेल्फियाँ खिंचा रहे हैं, और वो आजकल सेल्फियों का बहुत रिवाज हो गया। तो हाँ, अब्बू बेदबाजी वगैरह, शेर और गाने, है ना? ओह वाह, जबरदस्त, ये राज हमने खुला। गाने जबरदस्त। तो गाने से वो गजलें अपने या आजकल के हमारे वाली भी चिट्टियां कलाइयां टाइप के गाने गा लेते हैं? चिट्टियां कलाइयां तो पहले जमाने की इलायचियां, हमारे जमाने की इलायची जो थी ना जी, उसकी बात ही कुछ और थी, उसकी खुशबू ही कुछ और थी। सही बात है। अब में लौंग इलायची कुछ भी हो जाए, लेकिन उस इलायची की बात और थी। जब ये वजीर भी रहे, कलमदान इनके पास रहा, तो तब भी क्योंकि वजारत जब आपके पास होती है तो ऑफ कोर्स आपका जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें भी टाइम निकाल पाते थे? जी, बिजी होते थे, लेकिन फिर भी अपने पोते पोतियों को तो उन्होंने कहानी भी सुनानी है और बड़ा जरूरी होता है। ये तो आप सारे साइड पर हो जाते हैं और आपके बाद आपकी औलाद सबसे अहम हो जाती है। ये तो ऐसी ही चीज है। और बेटियां तो होती लाडो मेरी जान की टुकड़ियां होती हैं। अब माशाल्लाह से बेटा भी सियासत में, बेटी भी, तो आपको देख के ही यकीनन ये शौक था या उनको खुद भी अपना एक था कि नहीं आना है, करना है? देखें, बात ये है कि ये जो एनवायरनमेंट होता है ना फैमिली का, उसके असरात तो हर एक पे होते हैं, चाहे कोई हिस्सा ले या ना ले। सियासत को ऐसा पेशा नहीं है। सियासत एक ऐसे, आप मसलन टीवी आर्टिस्ट हैं बहुत बड़ी, लेकिन आप भी सियासत में हिस्सा किसी न किसी हवाले से तो लेती होंगी ना। असल में सियासत का ताल्लुक मुल्की मामलात से होता है, ज़माने कार से होता है, मुल्क के हालात से होता है, अवाम के मसाइल से होता है। तो वो हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला, उससे लिंक्ड कहीं ना कहीं होता है। इसी तरह से मेरी फैमिली जो है वो, मैं तो ये समझता हूँ कि हर फर्द जो है ना वो इंटरेस्ट लेता है, मेरी वाइफ समेत। वो आती नहीं कैमरे के सामने, लेकिन वो डिस्कशन चलती है। डिस्कशन के अलावा मतलब नॉलेज भी है। हाँ। ये नहीं है कि पढ़े लिखे तो माशाल्लाह सारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
जो सबसे कम पढ़ा लिखा होता है हमारे यहाँ वो मास्टर्स कहलाता है। लेकिन सर जिस तरह की गुफ्तगू अब हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियंस में हो रही है या आप असेंबली में भी देखें जिस तरह की, तो वो क्या जेब देती है अब हम इतने पढ़े लिखे लोगों को जब इलेक्ट करके सिलेक्ट करके लाते हैं तो फिर देखें ये तो मतलब बात ये है कि अगर इंसान के अंदर इल्म है ना, इल्म का मतलब इकरा जो हमारी जी यानी कि पहली वही का पहला लफ्ज है वो वैसे ही नहीं है। बड़ा जोर दिया अल्लाह ताला ने कि पढ़ पढ़, इकरा का मतलब पढ़, और उसको फिर रिपीट किया बहुत दफ़ा। तो अगर इकरा थोड़ा सा भी है, ज़्यादा तो हर एक के पास नहीं होता, थोड़ा सा भी है ना, तो फिर आपको ना लड़ने की ज़रूरत होती है, ना बदतमीज़ी करने की ज़रूरत होती है। और जिनके पास ये नहीं होता, जो सतही लोग होते हैं, सतह पे रहने वाले का प्रॉब्लम होता है, इसको समझे। मैं इसलिए माइंड नहीं करता किसी की बात, मुझे पता है कि इस बेचारे के पास यही है जो कुछ ये उगल रहे हैं इस वक्त। तो मतलब कि बाकी पार्लियामेंट दुनिया भर की वहाँ पे यही कुछ होता है, हमारे यहाँ इतना कुछ नहीं होता जितना दुनिया भर की पार्लियामेंट में जो बड़े। अच्छा, एक ये जो मिथ बनी हुई है ना आजकल कि जी आपने अगर इंग्लिश बोल ली या अच्छे कपड़े पहन लिए या टाई लगा ली तो आप बड़े लिबरल भी हैं और बड़े आपके अंदर बर्दाश्त भी है। मैं ये समझता हूँ कि ये जिनकी इन्वायरमेंट बेहतर हैं, जो अच्छे घरों में रहते हैं, जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त कम है। गरीब आदमी में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। हम करते पता है क्या है कि हमारे पास ज़रा सा इख्तियार या इक़्तिदार आ जाए तो हम दूसरे की नफ़ी करना शुरू हो जाते हैं। और ये माशरे का प्रॉब्लम ये है, माशरे का प्रॉब्लम है ये कि अगर मैं आपकी नफ़ी, मैं क्यों करूँगा आपकी नफ़ी, मुझे क्यों करनी चाहिए? आपकी एक अलग शख्सियत है, अलग काम है, हर चीज कमी होगी ना, जब कमी होती है आपके अंदर तो आप नफी करते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं कि आप इस नुक्ते को अगर समझ जाए ना कि ये दुनिया जो है ना बहुत सारे मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफुल मिजाज लोगों का मजमुआ है और उनको अल्लाह ने मुख्तलिफ इख्तियारात, इख्तिदार और काम दिया हुआ है, और इनको तस्लीम अगर नहीं करेंगे तो दुनिया ही नहीं चल सकती। सही। ये लोग तस्लीम नहीं करते। हर साहिब अख्तियार और साहिब इख्तिदार ये समझता है कि बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो फिर ये प्रॉब्लम जब पैदा होता है तो फिर उसके फॉल आउट्स बड़े ख़राब होते हैं। बिल्कुल ठीक जनाब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम शाहिद खान साहब के घर पे मौजूद हैं, उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज बहुत मज़े का शो है जिसको मैं बहुत इंजॉय करूँगा। मुझे यकीन है जब मैं इंजॉय करती हूँ तो आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे। दाल चावल वाली या कढ़ाई बढ़ाई या नहीं, कढ़ाई बढ़ाई गोश्त का शौकीन हूँ हम, बुनियादी तौर पे हमें पठान। ओए होए होए, तो फिर बात ही खत्म। तो पठान जो है वो गोश्तखोर होता है। ये इंग्लिश में तकरीर करना या नहीं, हमने पीएम को तो कभी भी इंग्लिश में तकरीर करते नहीं देखा। हमने तो अब तक इमरान खान साहब को उर्दू में तकरीर करते देखा है। जी जनाब, वेलकम बैक नाज़रीन। वापस आ चुके हैं हम और बड़ी खूबसूरत सी टेबल सजी हुई है। तो आप लोग भी अपने चाय वाई का इंतजाम करें, हमारी चाय पे क्यों नजर डाल लें। लेकिन अब मुझे पूछना ये है कि खाने में कितने सर आपकी वो होती है चॉइस कि इस तरह के खाने हो, चटपटे हो, मज़ेदार हो, या सिंपल खाना चलता है? नहीं, खाने का मुझे शौक है माशाल्लाह। मेरी बहुएं भी, मेरी वाइफ भी वो करती भी है, जो रेहाना हमारी मैनेजर है घर की। अच्छा। वो पकाती है, लेकिन उसको सिखाया नहीं लोगों ने, तो ये भी कभी कभार पका लेती हैं, ऐसी भी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी अच्छा है, तो ठीक है। कभी कभार पका ही लेती बहुएं। दाल चावल वाली या कढ़ाई बढ़ाई या नहीं, कढ़ाई बढ़ाई गोश्त का शौकीन हूँ हम, बुनियादी तौर पे हमें पठान। ओए होए होए, तो फिर बात ही खत्म। तो पठान जो है वो गोश्तखोर होता है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये जो आप इतने मजे करवाते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, बाहर निकल के वो आपको थैंक यू बोलते हैं? मुझे ऐसा बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत एंजॉय करवाया। मैं ये इसमें कोई शक नहीं है कि जितने पार्लियामेंटेरियन हैं वो एंजॉय तो करते हैं, बाद में भी कहते हैं
और मेरी ये जो आप जाहिराना, मेरा ऐसा जाहिराना नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट जाहिराना उस अंदाज में नहीं कहना चाहती, बर्जस्ता, मुझे ये जुमला इस्तेमाल करना है कि बर्जस्तगी जितनी आपके अंदर है वो उतनी किसी भी उसमें तो वो थोड़ा बहुत अपनी पार्टी को देखे ना, बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी आदमी को कंटेस्ट करना पड़ता है, वरना जो सुनने वाला है ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तो वो है जो बैठा कच्ची आबादी में भी बैठा हुआ है। कितना अच्छा आपने कहा, कभी कभार ना चाहते हुए भी अपनी पार्टी को डिफेंड तो करना ही पड़ता है, उसके अंदाज तो तब्दील करना पड़ता है, अपने फितरी अंदाज को एक तरफ रख के भी बाज़ औक़ात करना पड़ता है। लेकिन एक बात तय है, मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता, और मुखालिफ हुए बगैर दुनिया चलती नहीं, इख्तलाफ के बगैर। वो तो बेस्ट, आपकी अगर ऑपोजिशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और ये तो समझने का हमेशा होता यही है, ये हर कामयाब मुल्क के पीछे राज ही यही, अगर उसकी ऑपोजिशन स्ट्रांग है। ये जो भी इस वक्त सिलसिला चला, ट्रम्प ने एक अदद फिर फजूल किस्म के बयान दिए, फिर उस पर हमारे पीएम का बड़ा जारहाना किस्म का एक वो गया, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा ज़रूरी था ये भी। तो आप ट्रम्प को क्या कहना चाहेंगे? कहें आज तो कैमरा शायद सुन ही ले, वो भी देखता वो सारे मुझे यानी कि को मेरे लिए अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो है ना, हमारा ट्रम्प वो उससे भी बड़ा ट्रम्प है। ऐसी चीजें आप बोल जाते हैं कभी कभी, हम सोचते हैं ये सर को बताता कौन है। एक आपने एक और चीज बोल दी, अब मैं बच्चों के सामने उस चीज का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप बताएं कि आपको यकीन है कि वो इमरान खान साहब के लिए आपने कहा, पीएम के लिए हमारे के वो इस तरह के नशे में मुलव्वस है, तो वाकई है? नहीं, ये तो आप देखे ना, जिस वक्त वो क्रिकेट खेलते थे, एक कासिम उमर था उनका ओपनर। सर बचपन में तो कोई जवानी में कौन नहीं है, आपने जवानी में कम किया होगा? नहीं, मैंने कोई ये काम नहीं किया कभी भी, ये वाला काम नहीं किया। अच्छा, लेकिन नहीं, मैं और बात कह रहा हूँ, उसने पता क्या इल्जाम लगाया था, मैं उसको उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैं खुद क्रिकेट का प्लेयर हूँ। अच्छा। उसने कहा जी ये बल्लों में लेके जाते हैं मुनशियात, उसको इन्होंने क्रिकेट बंद करा दी। वो बहुत टॉप प्लेयर था, ओपनर था हमारा कासिम उमर, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले पिटाई उसी ने ही की थी। अब मुझे वो बातें याद, अच्छा अब ये जो इल्जामात हैं ना, इसकी आज तक तरदीद नहीं आई। इसका मतलब ये है कि बस हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। PIA promotes two brothers of PMLN leader. And who was the PMLN leader? मुशाहिद हुसैन साहब। मैं इन्हें नहीं कह रहा, मैं किसी को, मैं फवाद चौधरी को नहीं कह रहा, मैंने एक्सपेंस कर दिया, मैं कह ही नहीं रहा उसको। इस शेर को मेरी खातिर छोड़ दे। अच्छा नहीं, अब सुना तो कोई और शेर सुना दे, ये छोड़ दे। और भी सुना दूंगा, और ये छोड़ दे। नहीं, आप सुन ले, आप जो मर्जी करते रहे बाद में। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। इफ्तिखार आरिफ ने जो नज़म लिखी है 80s में लिखी है, जी जी बिल्कुल, ये मतलब उस दिहाई की तो कम से कम बेस्ट नज़म थी। बेस्ट सर अब तक है, अगर आप नोटिस करें तो अच्छा, अब तक है। आप उसको जरा देखें, कितनी रोमांटिक है, क्या मैसेज है उसके अंदर, और टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की है उसने वो क्रिकेट की है सारी। वो मतलब 12वां खिलाड़ी, उसका उन्वान है कि खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को ऊट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है, खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है, और वो अलग सबसे इंतजार करता है। खेल का खिलाड़ी से उम्र भर का रिश्ता है, उम्र भर का ये रिश्ता टूट भी तो सकता है, उम्र भर का ये रिश्ता छूट भी तो सकता है, डूब जाने वाला दिल टूट भी तो सकता है। और तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वें खिलाड़ी हो, इंतजार करते हो एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें हादसा हो जाए, जिसमें सानिया हो जाए। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। वाह 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 वाह। क्या इंटरव्यू दिया था जिसमें आपको इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, मैंने तो ये बताया था, ये जो धरने थे ये स्पॉन्सर्ड थे। अहरुल कादरी साहब की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि लंदन प्लान हुआ। मॉडल टाउन, मेरी बात याद रखिएगा, ये खुद आके बताएंगे कि किसने फायरिंग की थी, सारी रात कौन तकरीरें करके उकसाता रहा, कौन कनाडा से आके क्या करता रहा।
हमारी पार्टी का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। मॉडल टाउन, ये ध्यान में रखिए। ये जिन्होंने साजिश की थी उन्हें खून भी चाहिए था। ये तक बात हुई है कि 2-3 बंदे मरेंगे या 10-12 मरेंगे। साजिशें जो होती है ना, साजिश करने वाला ही उसे इतना शाज़बाम करता है तो लोग यकीन करते हैं। अच्छा सर, 3 सवाल बहुत तेजी से, अगर उसके छोटे छोटे मुझे जवाब दे दें तो। नवाज शरीफ साहब की खामोशी क्यों? नवाज शरीफ में और इमरान खान में बड़ा फर्क है। इमरान खान का काम सिर्फ बोलना है। उसको ये एक तकरीर आती है, वही सऊदी अरब में होगी, वही चाइना में होगी, वही मलेशिया में होगी, वही धरने पे होगी और वही कंटेनर पे होगी। नवाज शरीफ कम बोलता है। मरियम जी का जो ट्यूटर था वो तो जेल में खामोश नहीं था, अब क्यों इतनी खामोशी लग गई? देखिए उसके साथ जो बीती है ना, जिस तरीके से उसकी माँ जो उसे गुड़िया कहती थी, आप तो खुद खातून है, आपको पता है माँ से क्या लिंक होता है, ठीक है। जो उन पे बीती है वो रोजाना जाके कब्र पे रोती रहती है। तो आप इस बात को छोड़ें, लेकिन उसने अपना जो किरदार इलेक्शन में अदा करना था वो किया ना, बहादुरी के साथ जेल काटी ना उसने, नाजायज इंतकामी कार्रवाई हुई उसके साथ, ठीक है। तो वो सारा कुछ करने के बाद अब हुआ है ना, हम अभी चुप हैं मगर रोजे हिसाब आने दो। हमको मालूम है क्या लेना है क्या देना है। हमारा इक्तिसादी बुरहान आया है, इसकी जिम्मेदारी कोई भी कबूल नहीं करेगा। पिछले तो इक्तिसादी बुरहान है ही नहीं है, बज़ाहिर नहीं है। मैं साबित करता हूँ ना। अच्छा चले, ये भी रेटरिक्स है ना, तमाशा है, ताकि हमारे लोगों की आंखें देखें। हम जब आए थे इख्तिदार में 2013 में, पीपल पार्टी खत्म हुई थी तो 6-7 अरब डॉलर हमें मिले थे। सही। हम जब छोड़ के गए तो सारे 18.5 अरब डॉलर हैं। तो कौन सा बुरहान है? अच्छा, हमने उन 6 अरब से मतलब मेट्रोज भी बनाई, मोटरवेज भी बनाई, ऑरेंज ट्रेन भी बनाई, 12,000 मेगावाट के कारखाने लगाए, हमने नए नए एयरपोर्ट भी बना दिए, हमने सी पैक भी कर लिया, गवादर बना दिया। तो ये सारे काम हमें बड़े बुरे हालात में मिला था। याद है ना आपको, लोड शेडिंग थी, बिजली नहीं आती थी। तो अभी भी हमसे हमारे तभी भी ना पानी आता, मेरी बात लाइट आती है। आप क्या नहीं आता होगा ना मुल्क में आता है ना, इसलिए कि 1200 मेगावाट बिजली हमने बना के दी। अब आता है नहीं आता तो पकड़े ना इनको, जिनकी वजह से नहीं आता। लेकिन गैस नहीं थी, चूल्हों में नहीं थी, पेट्रोल पंपों पे नहीं थी, हमने फराम की ना। तो हमने उसके बावजूद जीडीपी रेशो कितना था? 3 से भी कम था। हम देखें दुनिया में, एक याद रखिएगा, आपने मईशत का सवाल किया, दुनिया में अगर कोई एक इंडिकेटर देखा जाता है ना तो वो जीडीपी रेशो होता है। वो हम 5.8 पे छोड़ के गए हैं। अब ये फिगर याद रखिएगा। अब ये अगर 6 या उससे बढ़ा के देंगे फिर तो बात है, अगर उससे कम हुआ ना तो इसका मतलब, अगर ये बताएं बढ़ा दिया तो फिर तारीफ करेंगे ना? क्यों नहीं एक करेंगे? शो बनेगा सर, मैंने तो रात एक प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी की तारीफ की है कि उसने उर्दू में तकरीर की है, मुझे खुशी है इस बात की, ठीक है। और ये इंग्लिश में तकरीर करना या लिख के करना, तो कभी भी इंग्लिश में तकरीर करते नहीं देखा हमने। तो अब तक इमरान खान साहब को उर्दू में तकरीर करते देखा है। हबीब जारी साहब के तो आप बड़े फैन हैं, जो आपने सेनेट में इतनी खूबसूरत चीज सुनाई दी थी, उससे मिलती जुलती कोई चीज निकल ही आई क्या? वही सुना देता हूँ अगर आप कहें तो। सर मैं तो फैन हूँ आपकी वैसे ही। आज तो ये वाला जो एक 1-to-1 सेशन होता है, आप सबको नाज़रीन पता है कि ये थोड़ा सा 1-to-1 होना चाहिए ना, हंसी मजाक अपनी जगह, सारी थोड़ी सी सीरियस बातें, कुछ आप लोगों का दिमाग फैज़ की सुन लें आज, छोड़े वो तो सुनाए। फैज़ साहब वो कहता है कि तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम, ये है पॉलिटिकल लेकिन रोमांटिक है। तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे मारे गए, और तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए, और सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होठों की लाली लपकती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही, तेरे जुल्फों की मस्ती बरसती रही। तो जब घुली तेरी राहों में शामे से तब हम चले आए लाए जहाँ तक कदम, लब पे हरफे गजल दिल में कंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। और नारे साई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। और किसको शिकवा है, ये मशहूर जमाना है उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्ल गाहों से सब जा मिले, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे आलम, और निकलेंगे उस शाख के काफले
जिनकी राह तलब में हमारे कदम, मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, और कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जहां गवा दी तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीख रहूंगा। वाह जी जनाब। और ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस वक्त फिट होती है तारीख नवाज शरीफ साहब के नाम की आज फैज साहब की ये नज़्म हमने। जनाब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे कि बहुत ही खास दोस्त, और दोस्त जो होते हैं ना वो आपको सही तौर पे बताते हैं कि जो इंसान की शख्सियत है वो कैसी है। दोस्तों से मिलेंगे और उनसे कहेंगे प्लीज़ सच बोलें, कि गुस्से वाले वो भी बता दें। और मुझे नहीं लगता ये गुस्से वाले, जितना मैंने इनके साथ आज टाइम गुजारा है, मुझे बहुत मज़ा आया आज। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक पर। आप कहीं लीजिएगा अच्छी से गर्मा गर्म चाय बना के लाएं ताकि हम भी आपको चाय पे मिलते हैं। बचपन के दोस्त, और यकीनन आप इनकी शरारतों में भी और आप इनके तमाम कारनामों में पार्टनर हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, वरना मेरे 10 ऑपरेशन हुए हैं, मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ, और एनर्जी अल्लाह ने दी है तो मौजूदा है ना। वो है ना कि सच अच्छा पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। हाय 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 हाय, वाह वाह। वेलकम बैक नाजरीन। आ चुके हैं अब हम लोग सर के एक दोस्त की तरफ, और अब उनसे आपको मिलवाएंगे, और फिर यकीनन जो मैंने जाने से पहले कहा कि जानेंगे कि जवानी कैसी थी, दीवानी थी या ऐसी ही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है ताहिर अमीर? ये मेरे दोस्त हैं जी बचपन के। आपके ये बचपन के दोस्त, और यकीनन आप इनकी शरारतों में भी और आप इनके तमाम कारनामों में पार्टनर हैं। वो जो रहे हैं ना, वो जो ऐसे बॉल में लिपट के लेटर जाया करता था शेर व शायरी से भरा, वो कितनी है ना, ये बताए। असल में मुशाहिद साहब के 2 रूप हैं। एक रूप तो सियासी आपने देखा है, वो बड़ा अग्रेसिव है। जहाँ तक इनकी दोस्ती की बात है, बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल हैं, और बड़ी हमने तो इनसे बड़ी गाइडेंस ली है। मुशाहिद साहब से मेरी दोस्ती कोई 21 साल पे मुहित है। हम जर्नलिज्म में नए नए थे। 12 अक्टूबर 99 के बाद जो है वो कुर्बत ज़्यादा पड़ी जब ये कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, और फिर मियाँ साहब उन दिनों अटक किले में कैद थे, तो वहाँ रोज़ाना की बेस पे समाअत होती थी, तो फिर यहाँ से जाना होता था। तो उस दौर में मुशाहिद साहब को बाकायदा तौर पर पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। तो उसके बाद फिर हमारी कुर्बत भी चूँकि ज़्यादा बड़ी। मैं सोचती हूँ कि इनका गुस्सा कैसे होगा, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में देखा था वो इतना शायराना गुस्सा होता, तो बड़ा ही खूबसूरत गुस्सा है सर। मैं तो कोई दुश्मन किसी को समझूंगा तो गुस्सा करूंगा ना। मेरे पीटीआई वाले भी मेरे उसी तरह से भाई बंद हैं, बिल्कुल जिस तरह से पीपल पार्टी वाले हैं, दीगर हैं। हाँ, हमारा इख्तलाफ है। मेरी एक आदत है कि मैं अपना मौक़िफ़ जो है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसको कोई कुछ भी पैमाना या मायने आप पहना दें, लेकिन वो मैं पूरा काम करूंगा। अदरवाइज मुझे पता है कि सिवाय हमारी राय मुख्तलिफ है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये राय अगर मुख्तलिफ ना होना तो ये निजाम नहीं चल सकता। इतनी सी बात है। अच्छा सर, ये ऐसा होता है कि जैसे ही आप लोग पार्लियामेंट से निकलते हैं फिर सब बगलगीर हो रहे हैं, गुस्से से हंसी मजाक, तो हाँ, ज्यादातर ऐसे ही होता है। और मैं कम से कम इस बात पे यकीन ही नहीं रखता तो भाई ये पार्लियामेंट है, ये उस कमरे के बाहर निकल के ये चीजें नहीं होनी। हाँ, नहीं, उसके कमरे के अंदर भी देखो ना। कमरे के अंदर अगर मैंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, आपने कर दिया, आपका अपना हक है, मेरा अपना हक है, उसको बाहर भी कर देने को हर्ज नहीं, लेकिन नाइसली करें। मुझे आपको तस्लीम करके आगे बढ़ना है। अगर मेरी मुखालिफ कोई पार्टी है या कोई अपोजिशन में है या कोई हुकूमत में, मुझे उन्हें तस्लीम करना चाहिए जब तक वो हैं। जब नहीं होंगे देखा जाएगा। तो उस लिहाज से अगर मामला हम करें, और फिर ये है कि एक दूसरे का इज्जत और एहतराम। दूसरी बात ये है, 2 बातें ज़रूर करनी चाहिए कि आप जब बात करें तो उसकी बुनियाद इंसाफ और सच हो। वो है ना कि सच अच्छा पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। हाय 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 हाय, वाह वाह। सच अच्छा पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। तुम भी कोई मंसूर हो जो सूली पे चढ़ो, खामोश रहो। हक अच्छा पर उसके जुलूम जहर का पैमाना भी
पागल हो क्यों ना हक को, सुकरात बनो खामोश रहो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच बोल रहे हैं ना, तो कोई मुंह से कहे या ना कहे, दिल में जरूर मानेगा कि ये बोल सच ही रहा था। लेकिन जब आप सब फ्रेंड्स बैठते हैं, तब भी कोई सियासी गुफ्तगू चल रही होती है या कोई नॉर्मल गुफ्तगू भी होती है, बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से, बच्चों के हवाले से? पॉलिटिक्स पे भी होती है बात, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अब सारा दिन वो पॉलिटिक्स करके आते हैं तो फिर वो पर्सनल पे हम आ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, दिस एंड दैट। मैं ये सोचती हूँ कि आप कॉलेज में तो बड़ी कोई ना मतलब हर दिल अजीज होगी, कोई ऐसी शरारत जो आपको लगता है कि वो जब भी आप याद करते तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, कोई एक आध थोड़ी है। ये जब 1971 की जंग हुई ना, तो वो आपको याद है 65 में भी और 71 में भी, 65 का भी मुझे याद है, ब्लैक आउट हुआ करता था। अच्छा, लोग हमने कभी नहीं देखा तो वो इसलिए। अच्छा, आपने नहीं देखा होगा। ब्लैक आउट का मतलब ये है कि कहीं को बत्ती नहीं जलनी चाहिए, ताकि ऊपर से जब दुश्मन के जहाज आए तो उन्हें नीचे तो लाइट एकदम नजर, अंधेरा। अच्छा, उसमें ये जो होता था ना, एक तंजीम सी स्काउट्स थे और दीगर लोग ना, मोहल्ले के लड़के, वो चाहे पैरा दिया करते थे, ठीक है, फिरा करते थे, कोई जासूस ना आ जाए, जासूस पकड़ने का बड़ा शौक है। ऐसे किसी फकीर को कभी पकड़ लिया जासूस, लोग इस तरह की हरकतें करते थे। लेकिन एक जो बात मुझे भूलता नहीं हूँ, हमारी गली में एक वो नसीर, काजी नसीर, उसे चीरो कहते हैं, वो था, और एक दो लोग थे, ये भी उसी में ही होते थे, वो भी इधर उधर। वो रात को वहाँ पे ना बिल्कुल घुप अंधेरा होता था, तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, उसका गेट वो खुला होता था गर्मी, तो वहाँ चारपाई पे ना उनका चौकीदार और एक दो और लोग जो हमें दिन में बहुत तंग किया करते थे, वो सोते थे। तो रात को जब वो सो रहे होते थे, ब्लैक आउट होता था, तो हम जाते थे और उनकी चारपाई पलट दिया। अच्छा, पहली दफा जब चारपाई पलटी ना, तो वो एक आदमी सो रहा, उसकी चारपाई आप एकदम पलट दे, वो क्या हमला हो गया? अच्छा, ऊपर से जंग, वो एकदम कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, वो जाके पड़ा और हम भाग गए। आज अगर वो जिंदा हुए तो उन्हें पता चले ये वो शख्स है, गौर से देखे जो आपकी बच्ची पलट के भाग जाता था। हरकतें करते रहते थे, शरारत तो देखना होती है बिल्कुल, और ये खूबसूरती है बचपन का, शरारत नहीं। और मैं अपने घर में मार भी काफी पड़ती थी, शरारतें भी करता था, घर में भी, बाहर भी करता था, वो करते ही हैं लोग। तो इस तरह की बेशुमार बातें हैं, उसके मुख्तलिफ चीजें हैं। कुछ सर, बाकी की बातें हम टेबल की तरफ चल के करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि वो बहुत देर से इशारा हो रहा है, मैं उस तरफ हम लोग जा नहीं पा रहे। जो राज की बातें भी खोली है ना, वो बड़ा कमाल किया। आपने नहीं खोले, आप इनके पक्के वाले दोस्त हैं, मैंने देख लिया आपको। दोस्त पक्का ही होना ये भी कमाल है, जब मीडिया के सामने भी पक्का और घर वालों के सामने भी पक्का। सोच समझ के यहाँ लेके आए आप। हम भी कच्चे आदमी के पास नहीं लेके आए। ये भी सही है, बिल्कुल सही। लेकिन फर्ज करें अगर मैं इनका इंटरव्यू करती हुई आपके घर आती, तो फिर आप क्या इनके साथ करते? वही करते जो ये आपका हक निभा रहे? जो मैंने करना था वही करना था, और फिक्र नहीं करनी, ऐसी बात नहीं है। सही। देखिए, जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, ये बड़े थोड़े रह जाते हैं, बिल्कुल, और इनके अलाउंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मेरे साथ अल्लाह ने मौजे भी किए। मैंने जिंदगी बहुत बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। मेरी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन जिनकी जायदादें हैं उससे अच्छी मेरी जिंदगी गुजरी, ये गवाह है, पूछ ले आप। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह। एक बेटे ने किताब लिखी है बहुत अच्छी, उसने PhD की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। नौकरियां खुद, ये मैंने इन्हें कहा था दाखिले और नौकरी नहीं दिलाऊंगा, इन्होंने दाखिले और नौकरियां खुद ली, दोनों ने। दूसरों को कराता था मैं, अपने बच्चों को नहीं। तो ये मौजे हैं ना सारे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपके साथ आज जितना भी वक्त गुजरा, टुकड़ों में गुजरा, लेकिन जब जब गुजरा वो बहुत बेहतरीन गुजरा। इसी के साथ आज की शाम में मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, नए मेहमान, नए चेहरे और हो सकता है नए शहर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।